छत्तीसगढ़ में बलौदाबाजार मामले पर सियासत लगातार जारी है। 18 जून को कांग्रेस धरना प्रदर्शन करने वाली है। धरना प्रदर्शन के लिए जिलेवार प्रभारी नियुक्त किए गए। कांग्रेस 33 जिलों में प्रदर्शन करेगी। रायपुर में दीपक बैद संभालेंगे मोर्चा। बलौदाबाजार में विकास उपाध्याय करेंगे प्रदर्शन। तो देखिए, पहले ही कांग्रेस ने साफ कर दिया था कि जिस तरह से ये हिंसा हुई बलौदाबाजार में, उसके बाद समिति का गठन करना, जांच करना, और उसके बाद कांग्रेस ने कहा था कि वो धरना प्रदर्शन करेगी 18 जून को, और इसको लेकर जिलेवार प्रभारी भी नियुक्त कर दिए गए थे। अब 18 जून को जो है वो कांग्रेस धरना देने वाली है। छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में धरना प्रदर्शन करने वाली है कांग्रेस। रायपुर में दीपक बैद मोर्चा संभालेंगे, तो वहीं बलौदाबाजार जहां पर ये हिंसा की घटना हुई, कलेक्टर और एसपी कार्यालय को जला दिया गया, वहां पर विकास उपाध्याय प्रदर्शन करेंगे। तो बलौदाबाजार मामले पर सियासत लगातार जारी है। वार पलटवार का सिलसिला भी लगातार जारी है। इसी बीच आपको इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से बता दें, गर्मी के कारण बढ़ा दी गई है स्कूलों की छुट्टियां। 25 जून तक अब स्कूल बंद रहेंगे। सीएम के आदेश के बाद शिक्षा मंत्री ने बढ़ाया है ग्रीष्मकालीन अवकाश। बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए ये फैसला लिया गया। तो जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है, इसको देखते हुए बच्चों की जो स्कूल की छुट्टियां हैं, जो गर्मी छुट्टियां थी, वो खत्म होने वाली थी। 18 जून को स्कूल खुलने वाले थे, लेकिन अब गर्मी को देखते हुए 25 जून तक स्कूल बंद रहेंगे। सीएम विष्णुदेव साय ने ये ट्वीट किया है, और देखिए ट्वीट में उन्होंने लिखा है, भीषण गर्मी को देखते हुए प्रदेश के सभी शासकीय एवं गैर सरकारी स्कूलों में छुट्टियां 25 जून तक बढ़ा दी गई हैं। और सीएम के आदेश के बाद शिक्षा मंत्री ने ग्रीष्मकालीन अवकाश बढ़ा दिया, और अब जो ये छुट्टियां हैं वो 25 जून तक हो गई है। 25 जून तक स्कूल बंद रहेंगे और 26 जून से स्कूल खुलने वाले हैं। अगली बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, रेलवे ने बदले कई गाड़ियों के नंबर। प्रदेश की 22 ट्रेनों के बदले गए नंबर, और 0 से शुरू होने वाली ट्रेनों के नंबर बदले गए हैं। 1 जुलाई से नए नंबर की व्यवस्था लागू की जाएगी। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पर भोपाल में रेलवे ने कई गाड़ियों के नंबर बदल दिए हैं। प्रदेश की 22 ट्रेनों के नंबर बदले गए हैं। 0 से शुरू होने वाली ट्रेनों के नंबर बदले गए, और 1 जुलाई से अब इन ट्रेनों के नए नंबर लागू हो जाएंगे। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी कार्यालय में बड़ी बैठक होनी है। मोदी कैबिनेट के एमपी के केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल होंगे। 100 दिन के एक्शन प्लान की सीएम को जानकारी देंगे। केंद्रीय योजनाओं को समय सीमा पर पूरा करने को लेकर इसमें चर्चा होगी। पीएम मोदी की गारंटी को लेकर भी चर्चा होगी। तो देखिए, जो 6 मंत्री बनाए गए हैं मध्य प्रदेश से, वो सभी भोपाल आए, और बड़ी बैठक होने वाली है बीजेपी कार्यालय में, और मोदी कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे, और 100 दिन के एक्शन प्लान की जो जानकारी है वो सीएम डॉक्टर मोहन यादव को देने वाले हैं। अगली खबर में बात करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव की। उन्होंने उज्जैन में शिप्रा के रामघाट पर विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी उनके साथ मौजूद रहे। कैलाश विजयवर्गीय से बात की है हमारे संवाददाता संतोष कृष्णानी ने। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। धार्मिक नगरी में धर्म की गंगा बह रही है, और गंगा दशहरे पर मुख्यमंत्री के साथ आज पूजा अर्चन किया है, शिप्रा का पंचामृत अभिषेक किया, और 108 मीटर की यहाँ पर माँ को चुनरी अर्पण की गई। कैलाश जी भी हमारे साथ हैं। सर, धर्म की गंगा बह रही है उज्जैन में। बिल्कुल, महाकाल की नगरी, यहाँ तो धर्म की गंगा बहेगी, और जब धार्मिक व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है तो उसमें और सोने में सुहागा हो जाता है। तो मुझे गर्व है कि डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मैंने सबसे पहले 2004 में गुरु शरणानंद जी की आज्ञा से यहाँ पर हमने चुनरी चढ़ाने का कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। पर आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि 24 साल बाद भी इतना भव्य आयोजन यहाँ पर हुआ, और ये मुख्यमंत्री जी की जो आस्था है माँ शिप्रा के प्रति और सनातन धर्म के प्रति, मैं उनको साधुवाद करता हूँ। सर, सेस का नज़ारा भी अद्भुत होने वाला है, क्योंकि सीएम ने घोषणा भी की कि इस बार शुद्ध जल शिप्रा का होकर ही रहेगा। निश्चित रूप से रहेगा, और ये हमारी जवाबदारी है।
हम शिप्रा जी के शुद्ध जल से सबको स्नान सर कराएं। ये थे हमारे साथ कैलाश विजयवर्गीय, जिन्होंने विस्तार न्यूज़ से खास बातचीत की है और उन्होंने कहा है 24 साल पहले मैंने भी माँ शिप्रा को चुनरी अर्पण की थी और मध्य प्रदेश के उज्जैन के बेटे डॉक्टर मोहन यादव ने उसी संकल्प को आगे बढ़ा। 20 सालों से लगातार शिप्रा परिक्रमा कर रहे हैं और माँ को आज आस्था के साथ यहाँ पर माँ को चुनरी अर्पित की गई है। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज़, उज्जैन। तो सीएम मोहन यादव के बाद अब बात कर लेते हैं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, जो अब कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान जब स्टेशन पर आए तो सैकड़ों की भीड़ बाहर उनका इंतजार कर रही थी। वो पहली बार कृषि मंत्री के रूप में अपने मध्य प्रदेश लौटे हैं और लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। प्रदेश के मामा के पास अब केंद्र में कृषि विभाग की कमान है। आइए आपको दिखाते हैं शिवराज सिंह चौहान का मध्य प्रदेश के सीएम बनने से देश के कृषि मंत्री बनने तक का ये सफर। ये मामा की लोकप्रियता ही कहेंगे जो उनकी जीत का शोर सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि दिल्ली तक सुनाई दिया। जिसे देखो सभी ने यही पूछा कि मामा दिल्ली कब जा रहे हैं। हुआ भी कुछ ऐसा ही। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय दे दिया गया। हालांकि प्रधानमंत्री ने इस ओर पहले ही इशारा कर दिया था कि जीत के बाद वो शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली ले जाना चाहते हैं। विदिशा में उम्मीदवार है हमारे भाई शिवराज जी और यहां पर उम्मीदवार है हमारे दुर्गादास उइके जी। ये दोनों मेरे साथी संगठन में मैं शिवराज साहब के साथ काम करते थे। वे मुख्यमंत्री थे, मैं भी मुख्यमंत्री था, हम साथ काम करते थे। वो पार्लियामेंट में गए थे तब मैं महामंत्री के नाते साथ में काम करते थे। अब फिर मैं एक बार उनको ले जाना चाहता हूं। कृषि मंत्री बनते ही वो किसानों के लिए एक्टिव हुए और बड़ी खुशखबरी दी। उन्होंने कहा कि 18 जून को पीएम मोदी 9 करोड़ 3 लाख किसानों को बड़ा तोहफा देंगे और 12 राज्यों में कृषि सखी कार्यक्रम की शुरुआत का भी ऐलान किया। 18 जून को प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 9 करोड़ 3 लाख किसान भाई बहनों के खाते में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की राशि डालेंगे, हस्तांतरित करेंगे। कृषि सखी कार्यक्रम अभी 12 राज्यों में हमने प्रारंभ किया है। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड और आंध्र प्रदेश और मेघालय में ये शुरू किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने दिल्ली में जाते ही अपनी छाप छोड़ी और चंपा का पौधा रोपा। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार मध्य प्रदेश लौटे शिवराज सिंह चौहान ने आम इंसानों की ही तरह ट्रेन में सफर किया और यात्रियों से मुलाकात की। इस दौरान एक महिला यात्री से बातचीत करते नजर आए। विदिशा में बम्पर जीत के बाद शिवराज सिंह चौहान का दिल्ली जाना तय था। वो न सिर्फ खुद 8 लाख वोटों से जीते बल्कि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर जीत में बड़ी भूमिका निभाई। दिल्ली के चुनाव प्रचार में भी उनका स्ट्राइक रेट काफी अच्छा रहा। शिवराज सिंह चौहान के सियासी सफर पर नजर डाले तो 2024 में विदिशा से उन्होंने करारी जीत हासिल की है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप भानु शर्मा को 8 लाख वोटों से हराया है। मध्य प्रदेश की ये दूसरी सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है। 5 बार के सांसद और विधायक रहे हैं। एमपी के 4 बार सीएम रहे। 1990 में पहली बार बुधनी से चुनाव लड़ा था। 1988 में बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बने थे। डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका दिल्ली जाना तय हो गया था। लोकसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान ने न सिर्फ प्रत्याशी की भूमिका निभाई बल्कि पूरे राज्य में मिशन 29 के लिए अपनी ताकत भी झोंकी। उनकी मामा वाली छवि और योजनाओं का असर लोकसभा चुनाव के परिणामों में भी साफ दिखाई दिया। बीजेपी ने लगातार तीसरी बार बड़ी जीत दर्ज की और पहली बार सभी 29 की 29 सीटों पर कब्जा कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो शिवराज सिंह चौहान के साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया भी केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार भोपाल पहुंचे। भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। गुना से लोकसभा चुनाव जीतकर केंद्रीय मंत्री बने ज्योतिरादित्य सिंधिया अब संचार मंत्री बन गए हैं। अब जरा गुना के महाराज के संचार मंत्री बनने के सफर पर भी एक नजर डाल लीजिए।
मध्य प्रदेश के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया की नामांकन रैली ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं। ये कहना गलत नहीं होगा कि उनकी इस रैली ने विपक्षी नेताओं के पसीने छुटाने का काम किया था। असल में हुआ भी कुछ ऐसा ही। गुना लोकसभा सीट से चुनाव में उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी राव यादवेंद्र सिंह को करीब 5,12,158 वोटों से हरा दिया। उन्हें मोदी कैबिनेट में सिविल एविएशन एवं इस्पात मंत्री बनाया गया है। ग्वालियर पहुंचते ही ज्योतिरादित्य सिंधिया का जोरदार स्वागत किया गया। रोड शो के बाद सिंधिया ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत माताजी कैलाशवासी राजमाता माधवी राजे सिंधिया जी की स्मृति में परिवार के साथ वृक्षारोपण भी किया। इसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव और बीसीसीआई सचिव जय शाह के साथ माधव राव सिंधिया अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की आधारशिला रखी। सिंधिया की मध्य प्रदेश में ग्रैंड एंट्री हुई, लेकिन चेहरा मुरझाया हुआ था। वजह थी कि उनकी इस प्रचंड जीत को उनकी मां देख न सकी। ठीक ऐसे ही उनके पिता भी पहली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया के संसद पहुंचने का सफर देख नहीं सके थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां और पिता दोनों ही अब उनके साथ नहीं हैं, लेकिन आशीर्वाद ही समझे जो आज उन्हें फिर से प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट में जगह मिल रही है। न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि बुआ उमा भारती भी सिंधिया की तारीफ करते नहीं थकती हैं। तो वो अकेले मोदी जी से नहीं होगा, उनको सहयोगियों की जरूरत पड़ेगी। राम राज्य को लाने के लिए भगवान राम को सहयोगियों की जरूरत पड़ी थी, हनुमान की जरूरत पड़ी थी, लक्ष्मण की जरूरत पड़ी थी, गुरु वशिष्ठ की जरूरत पड़ी थी। सबने मिलकर के राम राज्य की स्थिति का निर्माण किया था। इसलिए मोदी जी को भी ज्योतिरादित्य की जरूरत बार बार पड़ेगी। कभी कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साल 2020 में बीजेपी का दामन थामा था। उनके राजनीतिक सफर पर नजर डालें तो पता चलता है कि साल 2001 में उनके पिता माधव राव का निधन हो गया था। इसके 3 महीने बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया औपचारिक तौर पर राजनीति में आए और उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। गुना में पिता की सीट पर भारी बहुमत से जीतकर संसद भी पहुंचे। 2004, 2009 और 2014 में ज्योतिरादित्य सिंधिया की गुना लोकसभा सीट से बम्पर जीत हुई। 2019 के आम चुनाव में अपने पूर्व निजी सचिव केपी यादव से ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना की सीट हार गए। इसके बाद 10 मार्च 2020 को ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस को छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया मोदी सरकार 2.0 का हिस्सा भी रहे हैं। 2020 में बीजेपी में शामिल होने के बाद सिंधिया राज्यसभा सदस्य बनाए गए थे, जिसके बाद उन्हें उड्डयन मंत्री बनाया गया और इस बार उन्हें टेलीकॉम मिनिस्टर बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो वहीं मध्य प्रदेश की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाने वाले मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे लोग काफी पसंद भी कर रहे हैं। वायरल वीडियो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का है, जहां पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे और इसी दौरान किसी ने उनसे गाना गाने की गुजारिश कर दी, जिसके बाद उन्होंने अभिनेता राजेश खन्ना की फिल्म आनंद का गीत कहीं दूर जब दिन ढल जाए गाकर कार्यक्रम में समा ही बांध दिया। अब बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गौरेला पिंजरा मरवाही के दौरे पर रहे और यहां उन्होंने आम की बगिया से अपने साथियों के साथ खुद पेड़ से आम भी तोड़ा और बाद में सभी के साथ मिलकर आम की पार्टी की। इस दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने प्राकृतिक और आध्यात्मिक महत्व को भी विस्तार से बताया। वनग्राम में आम की पार्टी हुई और ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री जी को छत्तीसगढ़ का किस कोने में आम का बगीचा है, किस कोने में सीताफल का बगीचा है, कहाँ जामुन है, सारी चीज़ें मालूम है। उनका एक लगाव मुख्यमंत्री रहते भी दिखता था और आज भी दिखा कि आम की पार्टी किस तरह की होती है। हम लोग के लिए बहुत नया अनुभव था। ये आमा नाला जो है हमारे छत्तीसगढ़ में आता है और वहाँ एक साधु ने 60-70 एकड़ ज़मीन में विभिन्न प्रजाति के आम का रोपण किया था दशकों पहले और उसके जो शिष्य हैं उसकी रक्षा करते हैं, देखभाल करते हैं।
उसमें कोई पेस्टिसाइड नहीं है, कोई फर्टिलाइज़र नहीं है, और वो उसको बेचकर गुरु पूर्णिमा के दिन भंडारा करते हैं अपने गुरु के नाम से। तो जब जानकारी मिली तो मैं वहाँ गया था, और ये दूसरे तीसरे बार हो गया मुझे जाते, और वहाँ बैठ के आम पार्टी करो, विभिन्न प्रकार के आम, पके आम, पेड़ के पके आम, सब साथियों के साथ हम लोग चूस के भी खाए, काट के भी खाए, लेकिन सबसे बड़ी बात है बांट के खाए। कोरबा लोकसभा चुनाव में जीत के बाद नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत अपनी पत्नी ज्योत्सना महंत के साथ पहली बार मनेंद्रगढ़ पहुंचे। कोरबा में बीजेपी की हार और कांग्रेस की जीत को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि अमीरी चुनाव हार गई, गरीबी चुनाव जीत गई। साथ ही कहा कि हम लोग भगवान को दिल में रखते हैं, कुछ लोग फोटो लगाते हैं, फोटो के रूप में प्यार करते हैं और सबके दिल में भगवान बसते हैं, हम ये मानते हैं। ऐसा है, हम लोग भगवान को दिल में रखते हैं। अब कुछ लोग उसको फ़ोटो लगाते हैं, उसका स्वरूप को प्यार करते हैं। हम लोग दिल में ही सबके दिल में भगवान रखते हैं, सबके दिल में भगवान बसता है ये मानते हैं। इसलिए ऐसा व्यवहार करते हैं कि सामने वाला भी भगवान है। अब वो लोग बड़े लोग हैं, उनके पास धन अथाह संपत्ति थी, हम लोगों के पास नहीं था। हम लोगों ने गरीबी में चुनाव लड़ा और वो अमीरी में चुनाव लड़े, तो गरीबी ने जीता, अमीरी को हराया, ये एक संदेश है। तो वहीं भिंड में होमगार्ड के जवान के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो भी अब सामने आ गया है। वहीं इस मामले में जब होमगार्ड से घटना के बारे में बातचीत की गई तो वो टमटम चालक पर मारपीट करने का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि मारपीट की वजह तो सामने नहीं आ सकी है, लेकिन वीडियो में होमगार्ड जवान के साथ मारपीट की घटना साफ दिख रही है। आपको बता दें कि विस्तार न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। किसी आम इंसान ने या फिर जो भी था, शायद वो टमटम वाला बता रहे हैं, उसने मारपीट की है, जो पूरी तरह से गलत है। यदि कोई गलती भी है जवान की मारेगी तो उसके खिलाफ थोड़ा कार्यालय में आके बताते क्या गलती है क्या है, लेकिन उसको हाथापाई करना ये पूरी तरह से गलत है। इसके खिलाफ हम कार्रवाई करने की वो करेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार मामले पर सियासत लगातार जारी है, सियासत बढ़ती ही जा रही है। 18 जून को कांग्रेस धरना देगी। धरना प्रदर्शन के लिए जिलेवार प्रभारी भी नियुक्त कर लिए गए हैं। कांग्रेस 33 जिलों में करेगी प्रदर्शन और रायपुर में दीपक बैज मोर्चा संभालेंगे, तो वहीं बलौदा बाजार में विकास उपाध्याय प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि सतनामी समाज के लोग काफी नाराज हो गए थे। जदखाम को से छेड़छाड़ का मामला, उसको तोड़ने का मामला सामने आया। इसके बाद और 10 जून को कलेक्टर और एसपी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया और इसी को लेकर सियासत लगातार वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में आस्था बहुउद्देशीय कल्याण संस्था ने 301 दिव्यांग जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया, जिसमें सूबे के सीएम विष्णुदेव साय ने भी शिरकत की। सीएम ने संस्था के इस काम पर उनकी खूब सराहना भी की, साथ ही नए जोड़ों को शुभकामनाएं दी। और क्या कुछ कहा है सीएम साय ने, विस्तार से सुनिए। आज आस्था बहुउद्देशीय कल्याण संस्थान द्वारा यहाँ पर हमारे दिव्यांग भाई बहनों की शादी का पुण्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें हम लोगों को आमंत्रित किए थे और बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे पुण्य कार्यक्रम में हम लोग शामिल हुए। तो वहीं लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। इसका दबदबा केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में भी देखने को मिल रहा है। इस बार भी प्रदेश से 6 सांसदों को मंत्री बनाया गया है। मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान, डॉक्टर वीरेंद्र खटीक और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। तो इसके अलावा दुर्गादास उइके, सावित्री ठाकुर और एल मुरुगन ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली है। सुना आपने, ये नारे हैं बीजेपी की जीत के। ये नारे वो हैं जो मध्य प्रदेश में बीजेपी के शक्ति का एक छोटा सा नमूना दर्शाते हैं। 29 सीटों वाले मध्य प्रदेश ने बीजेपी की झोली में इस बार 29 की 29 सीटें डाल दी और बीजेपी को ऐसा नायाब तोहफा दिया जिसका कोई मोल ही नहीं है।
बीजेपी ने मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप कर दिया, लेकिन वहीं उनके चिर प्रतिद्वंदी कांग्रेस मध्य प्रदेश में अपना खाता भी नहीं खोल पाई। मोदी 3.0 कैबिनेट में इस बार मध्य प्रदेश के 6 मंत्री शामिल हैं। मोदी के कैबिनेट में मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्री बनाया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को दूर संचार मंत्रालय दिया गया है। सावित्री ठाकुर महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री बनाई गई हैं। दुर्गा दास उइके को जनजातीय कार्य राज्य मंत्री बनाया गया है। एल मुरुगन संसदीय कार्य राज्य मंत्री बनाए गए हैं, जो मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री बनाया गया है। मध्य प्रदेश ने केंद्र सरकार में 6 मंत्रियों की भागीदारी दी है और रविवार को इन मंत्रियों का भोपाल में भव्य स्वागत भी किया जाना था, लेकिन सत्यनारायण जटिया की पत्नी के आकस्मिक निधन से ये कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। दिल्ली से भोपाल आए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीनियर लीडरशिप का धन्यवाद किया और आभार जताया कि 29 के 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत किए, नया इतिहास रचा गया और उसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, गृह मंत्री अमित शाह जी को, हमारे पार्टी अध्यक्ष हमारे जेपी नड्डा साहब को, कि उन्होंने आशीर्वाद प्रदान किया, ये नई जिम्मेदारी मुझे दी है। मध्य प्रदेश की राजनीति के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब कांग्रेस पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाई। आखिर ऐसा क्या हुआ जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का ये हाल हो गया? क्या कांग्रेस की इस करारी हार के पीछे कारण है? वो आपको समझाते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस के इतने बुरे प्रदर्शन के लिए अंदरूनी कलह को भी एक वजह माना जाता है। प्रियंका और राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में इस बार ज्यादा प्रचार नहीं किया, तो वहीं साथ ही साथ कमलनाथ ने भी प्रचार से बहुत दूरी बनाई। इसी के साथ कांग्रेस के तमाम नेताओं का बीजेपी में शामिल होना भी कांग्रेस की इतनी बुरी हार का कारण बना है। साथ ही साथ संगठनात्मक रूप से कांग्रेस लगातार कमजोर होती गई। इन सब के इतर अजय सिंह और गोविंद जैसे वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं का चुनाव न लड़ना भी कार्यकर्ताओं के मनोबल को बहुत हद तक बढ़ा नहीं पाया। बीजेपी ने तो मध्य प्रदेश का किला फतेह कर लिया है, लेकिन असली पड़ताल की जरूरत तो कांग्रेस को है, जो मध्य प्रदेश में अपना खाता भी नहीं खोल पाई। अब देखना होगा कि कांग्रेस हाईकमान इस हार को किस तरीके से लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।